Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. जो कल के क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट, वो कुछ कुछ लोग बोले थे कि थोड़ा दिक्कत हुआ था स्काइप में, तो हम उसको आज फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे का मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। तो एक मिनट, आज आप लोगों को हम थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कंपोनेंट्स जो अभी मेरे पास अवेलेबल है वो आप लोगों को दिखाएंगे, तो आपको एक विजुअलाइजेशन भी हो जाएगा ये कंपोनेंट्स कैसे काम करता है। सो मैम ऑन अ बेस, हाँ बोलो, हाँ बोलो। ठीक है। आपका वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। और हेलो, नेटवर्क इशू होगा मैम वो लोग का। हाँ एग्जैक्टली, क्यों आप बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? हाँ मुझे मैं तो कुछ दिख रहा था। उनका ही नेटवर्क इश्यू होगा, क्योंकि जो बोल रहे थे उनका वॉइस ब्रेक हो रहा था। चलो इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स component. So the basic electronics component is bifurcated into two subcategory. One is your active component and second one is your passive component. एक्टिव कंपोनेंट कौन सा चीज होता है जो कि आपके सर्किट पे उसका इफेक्ट होता है, मींस अ सर्किट बेसिकली रन्स डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स में कौन कौन सा चीज आ जाता है? आपका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, etc. And in case of passive component there are a lot of things, but मेन जो तीन चीज है वो होता है आपका रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। अदर कंपोनेंट्स के बाद बोलोगे तो उसमें आ जाता है आपका एलईडी, एलसीडी, ट्रांजिस्टर, नेक्स्ट इज योर डायोड, देयर आर अ लॉट एक्सेट्रा। क्योंकि जितना सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट है, जो भी कंपोनेंट है वो सारा आता है आपका पैसिव एलिमेंट में, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अकेले में कुछ काम का नहीं है जब तक उसमें आप एक ट्रिगर वोल्टेज मींस एक वोल्टेज सोर्स या फिर एक करंट सोर्स जब तक उसको नहीं देते हो। सो व्हाट हैपेंस, फर्स्ट अगर हम जाते हैं वोल्टेज सोर्स पे, इसको हम थोड़ा डिटेलिंग में जाते हैं तो क्या होता है। वोल्टेज सोर्स देखो दिखने में कैसा होता है, एक बड़ा वाला साइड ड्रॉ करेंगे, एक छोटा वाला ड्रॉ करेंगे। दिस longer side denotes the positive one and the smaller one denotes the negative part, right? And if we draw this thing like this, इसके अंदर एक अप्रोक्सीमेशन की तरह ऐसे एक सिंबल दे देंगे। सो व्हाट दिस विल डिनोट, दिस विल डिनोट द एसी वोल्टेज सप्लाई। हम क्या बोले थे, हमारे नॉर्मल हाउसहोल्ड इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है, 220 to 240 volt AC with 50 hertz frequency। हम लोग का जो नॉर्मल जो प्लग होता है, जहां पे हम लोग प्लग इन करते हैं कुछ डिवाइस को, नॉर्मल हाउस होल्ड में पावर सप्लाई क्या होता है, 220 to 240 वोल्ट एसी पावर सप्लाई। AC stands for, where AC stands for
alternating current, and DC stands for direct current. ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फेस चेंज होता है। ये मानिए पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। एक साइनसॉइडल वेव की तरह एसी पावर सप्लाई, कंप्लीट रोटेशन जो होता है 180 डिग्री का जो फुल फेज होता है, इट विल dwell between a positive and a negative side. ये फेज चेंज करता है between positive and negative. But in case of DC, it does not change its phase. Means it can be either positive or negative. ये either positive होगा या तो फिर negative होगा. Positive होगा तो पैरेलली एक लाइन की तरह ऐसे होगा, नेगेटिव होगा तो पैरेलल एक्स एक्सिस की तरह लाइन से ऐसे होगा. Means it will not change its phase with time. Right? Next what? एक बेसिक क्वेश्चन था हम लोग जब 10-12 में पढ़ते थे. Which one is dangerous, AC or DC? DC is always dangerous than AC. क्योंकि देखिए कभी आपको शॉक लगता है तो एसी में क्या आपको झटका लगेगा. आप कहीं पे भी आपको जब बोलते हो ना मुझे बिजली का झटका लगा, तो उसमें क्या आपको एक फीलिंग आता है, कोई धक्का देने टाइप का या फिर एक सेंसेशन टाइप का फीलिंग आता है. In case of AC, will feel that because of the changing phase. Means ये जो phase change करता है ना, ये जो point है, the point where it change its phase, you will feel that shock. But in case of DC, ये कोई झटका नहीं देगा, आपको खींच के रखेगा, क्योंकि ये अपना फेस चेंज नहीं करता है. As it is only in positive or in negative side, अब DC अगर मतलब आपको शॉक लगता है डीसी में, it will pull you towards it. ये आपको पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है. जैसे एसी में आपको एक झटका लगेगा, डीसी में you cannot feel that shock. So DC is always dangerous than AC. So देखिएगा, इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं ना, बहुत कम वोल्टेज में ये यूज होता है. कम माने बहुत कम. मैक्सिमम आप देखोगे, मैक्सिमम डिवाइस में आप देखोगे 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट तक ही काम करता है. और जो हेवी गैजेट्स होता है, जैसे हमारा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, ऐसे कुछ बोलो, हेवी जो गैजेट्स होता है उसमें थोड़ा इंक्रीज होता है. बट कभी आप नहीं सुनोगे कि 100 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई लग रहा है इसमें, कभी नहीं लगता. डीसी वोल्टेज ऑलवेज काउंट इन अ लोअर अमाउंट देन एसी. Now what happened in case of current source? Current source दिखने में कैसा होता है? एक एरो सा आपका होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. ये जो एरो है, एरो का डायरेक्शन जिस साइड पे होगा उस साइड पे पॉजिटिव आएगा और ऑपोजिट साइड पे नेगेटिव टर्मिनल आता है. ये एरो क्या डिनोट करता है? दिस एरो डिनोट्स द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट. मींस अगर एरो इस तरफ है, मानिए ये आपका एक क्लोज सर्किट है एंड दिस इज अ करंट सोर्स इन अ सर्किट. करंट सोर्स का पॉजिटिव साइड और एरो से आपको डिनोट होगा कि करंट इस सर्किट पे इस डायरेक्शन पे फ्लो होगा. मींस इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज. मानिए अगर आपका सोर्स ऐसे रहता, this arrow is towards downward, so the current will flow like this, means in the anti-clockwise direction. Depending upon the arrow, direction of the arrow, the current flow will flow accordingly. Right? So this comes under the active components, voltage and current source. And what are this source do? This source basically trigger a circuit or put up supply voltage or supply current to draw a current, adequate amount of current in a circuit to run the particular circuit. Without the active component present in a circuit, you cannot run a circuit or a device. So this is called active component. And what a passive component does? Passive components are all the elements
which are equipped or integrated in a device. But basically, without a source, a passive component is nothing. First देखिए register. Register एक एक करके हम अगर पैसिव कंपोनेंट के बारे में बोलेंगे, फर्स्ट आता है आपका नंबर 1 आता है पेज को हाँ कीजिए ना, बोलो। नोट नहीं कर पाए। इसका एक काम करते हैं, इसका फोटो खींच के आपके गूगल क्लासरूम पे डाल दे। हाँ मैम, अच्छा यस मैम। ओके ओके, अभी आप सुनिए ध्यान से, इसका फोटो खींच के हम गूगल क्लासरूम पे डाल देंगे। ठीक है। और ये जो मैम वोल्टेज सोर्स बताया है, ये जो हाँ, दोनों बोलो। टर्मिनल दिए पॉजिटिव नेगेटिव और बगल में फिर दूसरा साइन दिए, अलग अलग है क्या मतलब? नहीं नहीं, देखो ये दोनों ही वोल्टेज सोर्स है। अगर ऐसा आपका मतलब किसी सर्किट पे अगर ऐसा आपका डिनोट रहेगा ना वोल्टेज सोर्स को, अंदर ऐसे एक सिंबल देके, तो आप समझ जाओगे कि ये आपका एसी सप्लाई वोल्टेज है। बस यही मतलब अलग है इसमें, बाकी दोनों ही वोल्टेज सोर्स है। लेफ्ट वाला और जो डीसी लेफ्ट वन एक्चुअली डीसी के लिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और मैम सेकंड रहेगा तो क्या पता चलेगा, वो एसी है ये मानिए आपका एक सर्किट है, रुकिए, मानिए आपका सर्किट है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब ड्रॉ किया है, नॉर्मल क्लोज एक सर्किट है, यहाँ पे प्लस दिए है, यहाँ पे नेगेटिव, अंदर में ऐसा करती है। और यहाँ पे मानिए एक वोल्टेज सोर्स दिए, यहाँ पे हम एलईडी लगाए एक, प्लस माइनस, यहाँ पे हम बल्ब कनेक्ट किए, यहाँ पे एक एलईडी, एलईडी हम बताएंगे तब ये एलईडी का सिंबल होता है, दिखाते हैं। ये जो चीज होता है दिस इज कॉल्ड एलईडी। ये आपके इसका डिटेलिंग पार्ट है, उसको हम दिखाएंगे आपको, तब आपको थोड़ा डिटेल समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली डायोड का देखिए अंतर क्या है, देखिए डायोड का होता है ऐसा, दिस इज पी एंड दिस इज एन, एंड इन केस ऑफ एलईडी, LED is basically a diode only, but what happens, it only emits light. That's why we denote LED like this. डायोड को आप ड्रॉ करोगे सेम, उसके ऊपर ये दोनों एरो ऐसे डिनोट कर दोगे, ये दोनों एरो का मतलब इट्स एमिटिंग लाइट। What LED stands for? It stands for light emitting diode. It's nothing but a diode, but what it does, it emits light. That's the difference between a normal diode and a light emitting diode. I will come to this. Later on I will come to this. So in case, अब देखिए इस दोनों में क्या difference है? Here I am putting this symbol. You will automatically understand we are giving a AC supply voltage to it. यहाँ पे आप देखिए ऐसा सिंबल है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे डीसी सप्लाई वोल्टेज है। आगे जाके जब जितना भी सर्किट हम ड्रॉ करेंगे उसमें आप कहीं पे भी देखोगे ऐसा सिंबल, अब ऑटोमेटिकली समझ जाना मैं लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि देखिए बुक्स में ये नहीं कभी नहीं लिखा होता है कि एसी पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई है। आपको आगे जाके सिंबल देख के समझना होगा कौन सा आपका एसी पावर सप्लाई है, कौन सा आपका डीसी पावर सप्लाई है, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका पैसिव कंपोनेंट में, फर्स्ट आता है रजिस्टर। रजिस्टर देखो दिखने में कैसा होता है, देखो ये सारा जो है ऑल आर रजिस्टर्स, बट पता नहीं कैमरा में आपको कितना दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो इसका देखिए कलर जो है, कलर देखिए थोड़ा डिफरेंट है, मींस पहले रेड है, सामने से नहीं दिखता, अभी देखिए तो हाँ दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखिए कलर जो है, कलर उसका थोड़ा थोड़ा अलग है, रेड है, उसके बाद गोल्डन है, उसके बाद इसका ब्राउन है। अगर आप इसको पकड़ेंगे तो इसमें आप देखिएगा इसमें थोड़ा ब्लू कलर है। दिस ऑल आर रजिस्टर्स, बट डिपेंडिंग आपको कैसे समझ में आएगा किसका वैल्यू क्या है,
क्योंकि एक एक रजिस्टर का वैल्यू अलग अलग है, इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है। मींस दिस ईच रजिस्टर प्रोवाइड डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू अ सर्किट। तो आपके पास मेजरिंग डिवाइस नहीं है। मल्टीमीटर नेक्स्ट दिन आपको दिखाएंगे हम, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा मल्टीमीटर कैसे फंक्शन करता है। अब देखिए, मल्टीमीटर से हम लोग जनरली एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है वो मेजरमेंट करते हैं। आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, आप कैसे मेजर करोगे? ये जो हर एक रजिस्टर के पास जो ये जो थ्रेडिंग का कलर है, कलर थ्रेडिंग है, इससे आप इसका रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर कर सकते हो। एंड दिस इज कॉल्ड कलर कोडिंग। कलर कोडिंग आपके मंडे के क्लास में आपको सिखाएंगे कैसे आप एक रजिस्टर के कलर ओनली देख के इसको आप डिनोट कर सकते हो, इसका मेजरमेंट या फिर आप इसका रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितना है। सो दिस आर द रजिस्टर्स। रजिस्टर में क्या होता है, एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टर का जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है सर्किट में? मानिए आपका एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे रेजिस्टर दिया हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है और ये क्लोज सर्किट है। रेजिस्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं? विद अ zigzag लाइन लाइक दिस एंड इज डिनोटेड विथ R। यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट होता है ओम। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आइदर ओम और ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। सो मानिए ये मेरा एक वोल्टेज सोर्स है। वी नो बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। मानिए हम 5 वोल्ट डीसी सप्लाई इसको दे रहे हैं और इसका वैल्यू है 1 ओम। तो देखिए इसमें करंट कितना फ्लो होगा? करंट V is equal to IR. Here V is my 5. I have to determine my R is 1. So I will be 5 ampere. एम्पियर को आप AMP से भी लिख सकते हो या तो फिर कैपिटल A से भी लिख सकते हो। So current unit is ampere, which is denoted by either AMP or a capital A. So now next on, if I increase the resistance power to मानिए 5 ओम तक हम इसको हम बढ़ा दिए। पहले ये था 1 ओम का एक रेजिस्टर। मानिए ये जो रेजिस्टर है 1 ओम वैल्यू का है, इसको हम पहले सर्किट में लगाए थे, इसको हम रिप्लेस करके एक 5 ओम का रेजिस्टर लगा रहे हैं सर्किट में। उससे क्या हो जाएगा? देखिए मेरा फिक्स्ड वोल्टेज है 5 वोल्ट का, उसमें मेरा R जा रहा है 5। So my I will become 1 ampere. So what a resistor basically do? It opposes or it obstacles the current flow in a circuit. Means with the increment of the resistance in a circuit, the current flow also get decreased. With increase of resistance, current flow will get decreased because I is inversely proportional to R. V is equal to IR means I is inversely proportional to R. Means रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, सर्किट कम होता जाएगा। जितना आपका रेजिस्टेंस सर्किट पे कम होता जाएगा, करंट फ्लो उतना बढ़ता जाएगा। इसको फिजिकली कैसे देख सकते हो? मानिए इसके एक बल्ब लगा दिए आप, इतना रेजिस्टेंस जब इसका कम होगा, बल्ब विल ग्लो एट हायर पोटेंशियल। मींस ये बहुत अच्छे से ग्लो करेगा। रेजिस्टेंस अब जब इसका इंक्रीज करते जाओगे तो आप देखो बल्ब का जो लुमिनेसेंस है, मींस जो उसका ग्लोइंग पावर है, वो धीरे 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 कम होता जाएगा। मींस अ रेजिस्टर ऑलवेज oppose the flow of current in a circuit, right? Next comes your capacitor. मैम उसमें एनर्जी भी कम लगेगा ना? देखिए एनर्जी कम नहीं लगता, क्योंकि एक जो आपका देखिए P इज इक्वल टू IV, ये जो आपका वोल्टेज और करंट का रिलेशन है, इसमें एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है। एनर्जी आपका फिक्स रहेगा सर्किट में, क्योंकि आपका वोल्टेज तो फिक्स्ड है ना। और रहेगा ना, जैसे कि कोई 5 वोल्ट का बल्ब जला रहे हैं और उसमें 5
रेजिस्टेंस दे दिए 5 वोल्ट का है, तो 1 एम्पियर का जा रहा है करंट, तो देखो रिस्टोर देखो, करना है 4 वोल्ट। नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा नहीं होता। अगर आप सर्किट में देखो एक चीज, सर्किट में आप 5 वोल्ट एक लगा दिए, मानिए आपका एक बल्ब है, बल्ब का एक वाटिंग रहता है, आप जब पूछते हीट जाते हो एनर्जी में दुकान कन्वर्ट हो में, जाएगा ना मैम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई भी एनर्जी ऐसे लॉस नहीं होता। आप जब देखोगे ना, बल्ब क्या होता है, बल्ब विल गेट हीटेड। जब आप लोअर उसका जब वोल्टेज रेजिस्टेंस बढ़ा देगा ना सर्किट में, आप देखोगे बल्ब बहुत गर्म होता जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है, मतलब कोई भी डिवाइस में अगर उसका करंट को अगर ऑपोज करोगे तो द सर्किट विल फील हीटेड। पावर उसका कैसे डिसिपेट होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट। पावर ऐसे कम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, दिस इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। पिछले क्लास में किसी का क्वेश्चन था कंडेंसर को लेके, वो है आज क्लास में? यस मैम। ओके, तो आप जो पूछ रहे थे ना कंडेंसर का बात, वो आज का आपको अब बताते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए कंडेंसर है वो एक कैपेसिटर होता है। आप पूछे थे मैम वो तो चार्ज स्टोर करके रखता है, तो स्विच ऑफ करने के बाद मेरा फैन ऑफ की हो जाता है। आपको Yes. कल हम बताए थे क्या, एक कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। आपको हम फोन के बैटरी से हम क्यों एग्जांपल दिए थे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। बट एक सर्किट देखोगे, ये जो है सारा, दीज आर द कैपेसिटर्स। ये अलग अलग वैल्यू का है, दिखने में है। ये जो ब्लैक लेकिन पार्ट इसमें होता ना है, करंट रहता है। करंट रहता नहीं है, स्टोर होता है। जो आपका थोड़ा देर के इलेक्ट्रिक लिए एनर्जी करंट है, मारता है। देखिए थोड़ा देर के लिए जो करंट मारता है ना, क्योंकि ये चार्ज जो स्टोर करके रखता है ना, एक देखिए एक उसका ना एक सैचुरेशन वोल्टेज रहता है। मींस अगर किसी सर्किट से इनिशियली इसको हटा दोगे ना, तो उसका एक ट्रिगर ये सर्ज रहता है, उससे आपको थोड़े देर के लिए करंट रहता है, क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो आपके वी नो ह्यूमन कंडक्टिंग कंडक्टिंग थिंग, हमारा बॉडी बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो आप इसको जब एक चार्ज कैपेसिटर को आप जब टच करते हो ना, तो क्या होता है, इनिशियली ये चार्ज हमारे शरीर में आ जाता है। तो उस टाइम पे थोड़े देर के लिए आपको थोड़ा चार्ज ऐसे झटका सा फील होता है। बाकी है ये इसकी करंट ऐसे मारता नहीं है कैपेसिटर अकेले में। ये दिस ऑल आर कैपेसिटर्स। ये अलग अलग वैल्यू का है, इसलिए अलग अलग दिखने में है। एक चीज जो आपको हम दिखाना चाहते हैं, कल हम बोले थे पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर के बारे में। ये जो देखो, इसमें देख तो एक ब्लैक रीजन रहता है, बाकी नॉर्मल रहता है। इसमें भी देखोगे एक छोटा सा ब्लैक रीजन रहता है, बाकी नॉर्मल रहता है। इसमें भी एक छोटा ब्लैक रीजन है, बाकी नॉर्मल है। ये जो ब्लैक पार्ट है, दिस इज योर नेगेटिव पार्ट, एंड द ऑपोजिट पार्ट ऑफ द ब्लैक इज योर पॉजिटिव वन। इस सब कैसे देख सकते हो, देखो एक लेग इसका बड़ा है, दूसरा लेग इसका छोटा है। छोटा लेग देखो इसके साथ कनेक्टेड है ब्लैक पार्ट से। अगर आपके सर्किट में आपके पास ये कवर्ड है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप किससे समझ सकते हो कौन सा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है? द स्मॉलर लेग विल बी नेगेटिव टर्मिनल एंड द बिगर लेग विल बी योर पॉजिटिव टर्मिनल। अगर सर्किट में अगर ये एम्बेडेड है, मानिए एक ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड के अंदर ये घुसा हुआ है, इसको हम ऑलरेडी इंसर्टेड कर चुके हैं। अगर ये इंसर्टेड है तो आपको कैसे समझ में आ जाएगा ये कौन सा मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल है? द ब्लैक which one is connected to the black end is your negative terminal and the other way is your positive terminal. So and इसमें देखो, इसमें कोई ब्लैक पार्ट नहीं रहती है। दिस इज योर non-polar capacitor and these are all called polar capacitor, क्योंकि these are having polarity of positive and negative, and this does not have any polarity, and this is called nothing but ceramic capacitor, और इसको आप बोल सकते हो पेपर कैपेसिटर भी बोल सकते हो। दीज आर कॉल्ड सिरामिक और पेपर कैपेसिटर, और इसको बोलते हैं हम लोग सेल
इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैपेसिटर बोलते हैं। मींस इस पे एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रहता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैपेसिटर होता है, राइट। सो कैपेसिटर बेसिकली दिखने में ऐसा होता है, और भी बहुत तरीके का होता है दिखने में, अभी मेरे पास है नहीं, मुझे देखना होगा कहीं पे अगर है तो। सो कैपेसिटर व्हाट बेसिकली डू, इट विल स्टोर द चार्ज इन द डिवाइस। कैसे स्टोर करेगा, मानिए एक वोल्टेज सोर्स हम दे रहे हैं, और कैपेसिटर दिखने में कैसा होता है, एक पैरेलल, दो पैरेलल लाइन की तरह दिखने में होता है। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ये होता है आपका एक वोल्टेज सोर्स। मानिए एक वोल्टेज सोर्स सर्किट में है, तो कैपेसिटर विल स्टार्ट स्टोरिंग चार्ज लाइक दिस। When this voltage will get turned off, capacitor charge will get dissipated with time. This is your charging phase, and this is your discharging phase. आप लोगों का क्या इसके बाद क्लास है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो क्लास ऑटोमेटिकली जब खत्म हो जाएगा, आई विल एंड द क्लास, क्योंकि ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जूम में। सो दिस इज द डिस्चार्जिंग फेज। यूनिट क्या होता है कैपेसिटर का? यूनिट होता है फैराड। मैम और अगर हाँ, चार्ज बोलो। करते हुए यूज कर रहे हैं तो बैटरी डैमेज होता है? कौन सा डैमेज? अगर चार्ज करते हुए यूज कर रहे हैं देखो तो- जनरली क्या होता है, चार्ज करते हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज करते फोन यूज मत करो बोलते हैं ना, क्योंकि बोलते देखो जब चार्ज होता है ना, तो उसमें क्या एक हीट जनरेट होता है। कोई भी हीट जनरेट होता है, मानिए सर्किट है, अल्टीमेटली आप कुछ इसका गारंटी नहीं दे सकते हो कि ओवरचार्ज हो गया, मींस कैपेसिटर ओवरचार्ज स्टोर कर ले। कभी कभी होता है कि वो बर्स्ट कर जाता है, इसलिए फोन बर्स्ट होता है, कभी कभी बैटरी उसका सेल बर्स्ट कर जाता है, मींस इट स्टोर्ड चार्ज, मतलब इंटरनली उसका इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन की वजह से इट स्टार्टेड स्टोरिंग चार्ज अबव इट्स थ्रेशोल्ड वैल्यू। इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के मतलब उसके आगे जब ये चार्ज स्टोर करने लगेगा, इट विल बर्स्ट। मींस मानिए ना एक कंटेनर है, उसमें आप वाटर पोर कर रहे हो, वाटर कब तक वो स्टोर करेगा? जितना उसका कैपेसिटी हो, उससे ज्यादा आप उसमें पानी डालोगे तो क्या वो उबल के निकल जाएगा। सेम थिंग हैपेंस विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑल्सो। कैपेसिटर का भी देखोगे, इसको हम देखे नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, कैपेसिटर के पीछे भी ना इसका वैल्यू रहता है। सी यहाँ पे एक वैल्यू आपको नहीं दिखा पा रहे, एक फोटो खींच के आपको कभी दिखा देंगे। 100 माइक्रोफैराड इसका वैल्यू है, और इट वर्क्स अपॉन 63 वोल्ट। 63 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड, हर एक कैपेसिटर का एक रेटिंग होता है। इससे आगे इसको आप यूज करोगे तो कैपेसिटर बर्स्ट हो जाएगा। बहुत बार हुआ है, हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट को जब इंटीग्रेट करते थे, फैब्रिकेट करते थे, बहुत बार हुआ है कैपेसिटर बर्स्ट कर गया है, ज्यादा स्टोरिंग की वजह से होता है ये। इसीलिए हम लोग बोलते हैं चार्जिंग के टाइम पे डिवाइस को यूज नहीं करने के लिए। एक बार जल्दी से आपको वो चीज बता देते हैं, जो देखो ये जो चीज है ये स्टोर करता है, सेल भी आपका बैटरी का सेल भी चार्ज स्टोर करता है, ये भी स्टोर करता है। ये जो हम सर्किट में इक्विप करते हैं, कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। इट डज नॉट मीन्स इट ऑलवेज एक्ट लाइक अ बैटरी। ये चार्ज स्टोर कैसे करते हैं? जैसे मानिए आपका फैन का कंडेंसर, जो पिछले क्लास में कोई मुझे पूछ रहा था, हम उसको बताए थे कि वो काम क्या करता है, जो उसका इंटरनल सर्किट है उसको ट्रिगर करने के लिए वो कैपेसिटर रहता है। देखिए अगर उसको हम डिटेल में बताते हैं, फैन का एक मोटर रहता है, ये आप सुने होंगे। दिस मोटर इज कॉल्ड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फैन जो आपका चलता है ना, वो काम करता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को इग्निट करने के लिए और इनिशियली एक सप्लाई वोल्टेज देने के लिए आपको एक चार्ज की जरूरत होती है। वो चार्ज कौन सप्लाई करता है? वो आपका कंडेंसर जो कैपेसिटर है आपका, वो सप्लाई करता है। वो इनिशियल, वो ऑटोमेटिकली जब आपका फैन ऑन रहता है ना, इट स्टोर्ड अ बेसिक अमाउंट ऑफ वैल्यू टू नेक्स्ट। आप जब फैन को ऑन करते हो तो उसको ट्रिगर करने के लिए, मोटर को ट्रिगर करने के लिए जो एक इनिशियल सप्लाई या थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए, वो आता है आपका कैपेसिटर से, वो कंडेंसर से।
इसीलिए कंडेंसर आपके फैन में रहता है। वो आप जब फैन को ऑन करके रखते हो उस टाइम पे वो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब आप नेक्स्ट टाइम फैन ऑन करते हो तो इनिशियली वो मोटर को स्टार्ट करने के लिए वो कंडेंसर वो सप्लाई वोल्टेज उसको देता है। In a circuit, capacitor will always supply voltage internally, not depend कि externally आपको वो supply voltage देना होगा। हाँ बोलो। अगर मैम कंडेंसर खराब हो गया तो स्टार्ट नहीं होगा? होता है ना, कंडेंसर खराब होने से फैन तो खराब हो जाता है, फैन बैठ जाता है। अब देखोगे कंडेंसर आपके फैन में, अगर आप एक काम करो, फैन से किसी को बुला के या खुद कर सकते हो, कंडेंसर को हटा दो, आप स्विच ऑन करो, आपका फैन ऑन नहीं होगा। करके देखो कभी घर पे, कंडेंसर हटा दो फैन से, आपका फैन ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि पानी सिंगल के फेज लिए मोटर जो को मोटर यूज करते हैं उसमें भी रहता है मैम कंडेंसर में। देखिए पानी के वाटर मोटर बहुत तरीके का, देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एक बेसिक मोटर होता है। पानी के लिए जो मोटर यूज करते हो ना वो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसका अलग मैकेनिज्म है। मोटर अलग अलग तरीके का होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 5 फेज इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन मोटर के टाइप के ऊपर उसका मैकेनिज्म डिपेंड करता है। अब फैन में जो यूज होता है वो होता है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसको आप एक कैपेसिटर से इग्नेट करके चला सकते हो। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है उसमें आप एक छोटा सा कंडेंसर देके उसको चला नहीं सकते, कभी नहीं चला सकते, उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज ही नहीं मिलेगा 3 फेज इंडक्शन मोटर को, उसको आप एसी वोल्टेज से ही चला सकते हो। क्योंकि अब देखोगे जब पानी का जो होता है ना वो डायरेक्टली प्लग इन रहता है आपके, मतलब घर के जो बिजली के कनेक्शन के साथ डायरेक्ट प्लग इन रहता है। फैन तो हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, राइट? आपको डिफरेंस में समझ में आया? क्योंकि उसको पानी का जो मोटर होता है वो कभी आप नहीं देखोगे, उसका इंटरमीडिएट स्टेट होता है। फैन का मोटर तो फैन पे रहता है ना, और फैन एक डिवाइस हो गया आपका। समझ में आया आपको हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको? हेलो? यस मैम, यस। ओके ओके ओके। So next come your inductor, and its property is called inductance. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, इसका यूनिट होता है हेनरी। इंडक्टेंस क्या होता है? मानिए इट स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है किस फॉर्म में? मैग्नेटिक एनर्जी में। कैसे स्टोर करता है? मानिए ये जो इंडक्टर है ना इसको आपको बनाना पड़ता है, मींस इंडक्टर भी देखने में ना ऐसा ही होता है, कैपेसिटर की तरह ही दिखने में होता है इंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर की तरह नहीं, रेजिस्टर की तरह ही दिखने में होता है। आपको हम अलग से बोलेंगे, आप पहचानो कौन सा रेजिस्टर है कौन सा इंडक्टर है, आपको अगर सामने से हम नहीं दिखाएंगे आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ये बिल्कुल हूबहू सेम होता है दिखने में, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, सॉरी एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर। बट अंतर क्या होता है, अगर इंटरनली आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, मानिए एक आपका रॉड है, इसके ऊपर ऐसे अगर हम स्पाइरली एक वेयर को सोलिनॉइड की तरह इसको हम घुमा घुमा के एक फॉर्मेशन बनाते हैं। एक मिनट रुको, देखो इसको ऐसे, अगर इसको हम एक सोलिनॉइड की तरह ना एक डंडा था, इसके ऊपर एक वेयर की तरह, कॉपर वेयर बोलो या फिर कोई कॉन्डक्टिंग वेयर, कोई कॉन्डक्टिंग वेयर को हम ऐसे सोलिनॉइड की तरह इसके ऊपर ऐसे स्पाइरली इसको बाइंड करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, मानिए इसको स्पाइरली हम बाइंड किए हैं और एक वोल्टेज सोर्स के साथ इसको हम कनेक्ट कर दिए, वोल्टेज सोर्स के साथ इसको हम कनेक्ट कर दिए। तो जब तक सर्किट में वोल्टेज सोर्स रहेगा दिस विल स्टार्ट कंडक्टिंग करंट। इसमें जब करंट कंडक्शन होगा तो इट विल जेनरेट मैग्नेटिक फील्ड। आप कैसे समझ पाओगे मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर जनरेट हुआ है? आपके पास कुछ आयरन का चीज है, कोई कुछ सामान है, इसके
आगे आप लाओगे तो देखोगे इट विल अट्रैक्ट इट विल पुल इट टुवर्ड्स इट, मींस इट विल फॉर्म अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये स्विच ऑफ कर दोगे, कैपेसिटर और इंडक्टर में अंतर यही है, कैपेसिटर विल स्टोर चार्ज बट इंडक्टर विल नॉट स्टोर इट, इट विल जस्ट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी फॉर हाउ लॉन्ग, for the duration up to which the voltage source is applied to a circuit. Voltage source burned, its magnetism properties will also get diminished or eliminated. It will not store or it will not hold the प्रॉपर्टी। ये अपना जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है होल्ड नहीं करता। जब तक आपके पास पावर सप्लाई है तब तक इट विल शो द मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, पावर सप्लाई बंद, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी बंद। Inductor basically change the electrical energy to a magnetic energy. ये कैसे काम में आता है, इसका बहुत सबसे मतलब इफेक्टिव एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के डिटेल्स आपको हम पढ़ाएंगे आगे जाके क्लास में, जब आपको एक वोल्टेज सप्लाई कैसे डिजाइन करते हैं उसको हम समझाएंगे, तो उसमें आप देखोगे